जय हिंद फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कर लिया था। उसके बाद मैंने बात करी थी कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है इसमें हम दो पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। हम किसको पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल के बारे में। तो अभी हमने किसके बारे में बात कर ली थी? अभी हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात कर ली थी। तो मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की कि एक जो मैटर है वो दूसरे मैटर पे क्या लगा सकता है? फोर्स लगा सकता है, जो कि किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर किसी भी बॉडी के पास चार्ज है तो वो दूसरी बॉडी पर क्या लगा रही होगी? फोर्स लगा रही होगी, जो कि कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने चार्ज की प्रॉपर्टी देखी थी। उसके बाद हमने बात करी थी मेथड ऑफ चार्जिंग की, जिसको हम करते हैं फ्रिक्शन से, कंडक्शन से और इंडक्शन से। क्लियर है? तो यहाँ पर फिर मैंने बात करी थी कूलम्स लॉ के बारे में, जो कि अपन इसके फॉर्मूले को देख चुके थे। उसके बाद हमको यहाँ पर कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस करने थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन करना, ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर हमारे पास एक 4 कूलम चार्ज है और एक है हमारे पास 3 कूलम चार्ज। दोनों को 2 मीटर दूरी पर रखा जाता है। ठीक है? एक कितना चार्ज है? 4 कूलम है और एक कितना है? 3 कूलम है। तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या है? फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स बिटवीन 3 कूलम एंड 4 कूलम। फाइंड नेट फोर्स बिटवीन 3 कूलम एंड 4 कूलम। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है 3 कूलम और 4 कूलम के बीच में, उसको तुम कैसे निकालोगे? तो तुमको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। क्या होता है? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात जो इम्पोर्टेंट है उसको तुमको याद रखनी है। इस फॉर्मूले में हम जो चार्जेस को रखेंगे, यानी कि Q1 की वैल्यू रखेंगे या फिर Q2 की वैल्यू, मान लो Q1 ए है और Q2 ए है, तो इनकी जो वैल्यू रखेंगे वो यहाँ पर इनके साइन के साथ नहीं रखनी है। क्या याद रखना है? कि जो Q1 और Q2 की वैल्यू है कि किसकी? Q1 और Q2 की वैल्यू साइन के साथ नहीं रखनी है। Q1 और Q2 की वैल्यू साइन के साथ नहीं रखनी है। यहाँ पर जो Q1 Q2 है उनकी वैल्यू साइन के साथ नहीं रखनी है। तो तुमको यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर डायरेक्ट तुमको Q1 Q2 की वैल्यू रखनी है। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने बोल दिया Q1 और Q2 की वैल्यू साइन के साथ नहीं रखनी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? जैसे कि ये फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूले में क्या करेंगे? F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो K की वैल्यू है उसको रखेंगे, जो कि मैंने पिछले क्लास में डिस्कस करी थी। कितनी होती है? 9 इंटू 10 पावर 9। यहाँ पर मैं सिंपल K ही रख रहा हूँ और Q1 की जगह पर हम रखेंगे 4 कूलम और Q2 की जगह पे हम रखेंगे 3 कूलम। और नीचे क्या है? इनके बीच की दूरी, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 के स्क्वायर 4 आता है, 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा। यहाँ पर तुम्हारे जो पास जो फोर्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3 के न्यूटन आ जाएगा। अब यहाँ पर जो Q1 Q2 है वो साइन के साथ नहीं रखना है। तो यहाँ पर जैसे अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया, एक है -4 कूलम और एक है 3 कूलम, तो यहाँ पर तुमको क्या करना है? यहाँ पर सिंपल इनके बीच की दूरी 2 मीटर है। तो यहाँ पर भी जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना आएगा? 3 के न्यूटन ही आएगा। सेम एस इसकी तरह हम सॉल्व करेंगे। ठीक है? अब यहाँ पर तुम बताओगे कि यहाँ पर तो ये माइनस है, लेकिन इधर तो कोई माइनस नहीं था, तो हमने यहाँ पर प्लस रख दिया था, लेकिन यहाँ पर तो क्या है? माइनस है। तो देखो बेटा, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे 4 कूलम है और ये कितना है? 3 कूलम है। तो यहाँ पर जो दोनों चार्ज है वो कैसे चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। कैसे चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। तो इसकी जो अभी अपन ने निकाला है वो क्या निकाला है? फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला है। यहाँ पर हमने कोई डायरेक्शन की बात नहीं करी है। ठीक है?
तो यहाँ पर हमने कोई डायरेक्शन की बात नहीं करी है, यहाँ पर ये हमने केवल क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड निकाला है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है उसको तुमको बाद में निकाल लेना है, ठीक है। नहीं तो अगर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो उससे कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए क्या करना है, फॉर्मूले में तुमको केवल पॉजिटिव वैल्यू रखनी है, बाकी जो डायरेक्शन है उसको अट्रैक्शन और रिपल्सन से पता कर सकते हो। जैसे कि अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पर इसका कितना है -4 कूलम और ये कितना है 3 कूलम है। तो यहाँ पर तुमको कैसे पता चल जाएगा कि ये जो 3 कूलम है ये 4 कूलम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये जो 4 कूलम है वो 3 कूलम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो इसमें तो क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। मेरी बात क्लियर होगी तुमको, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इसका वेक्टर तरीके से देख लेते हैं। जैसे कि अगर मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि यहाँ पर एक 2 कूलम चार्ज रखा है, यहाँ पर 3 कूलम चार्ज रखा है और यहाँ पर 4 कूलम चार्ज रखा है, तीनों किस पे रखे हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे हुए हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो तीनों साइड को मान लो इसको 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर। अब इसमें तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है तुम्हारे पास फाइंड द नेट फोर्स ऑन, फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन 3 कूलम, फाइंड द नेट फोर्स ऑन 3 कूलम। तो तुम 3 कूलम पे फोर्स कैसे निकालोगे, तुमको क्या करना है, जैसे ये 4 कूलम है तो इस 4 कूलम इस 3 कूलम पर इधर फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ऐसे ही 2 कूलम इस पे 3 कूलम पे किधर फोर्स लगा रहा होगा, 3 कूलम पे 2 कूलम जो है इधर फोर्स लगा रहा होगा। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है इनके बीच का एंगल कितना होगा। एंगल की क्यों जरूरत है, क्योंकि तुमने देखा होगा अगर हम इसको क्या मान ले, F1 मान ले, अगर हम इसको मानते हैं F1 और इसको मानते हैं F2, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जो फोर्सेस है F1 F2 तुम्हारे पास आया है। तो ये जो F1 F2 है इसको अगर हमको एफ नेट निकालना है, यानी कि एडिशन ऑफ 2 वेक्टर करना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता था। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो फॉर्मूला क्या था, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, F1 F2 cos थीटा, और ये किसके अंदर था, अंडर रूट के अंडर था। क्लियर है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला किसका था, नेट फोर्स या एडिशन ऑफ 2 वेक्टर का था, जो कि उनका मैग्नीट्यूड निकालते थे। तो उसका फॉर्मूला क्या था, अगर 2 वेक्टर को ऐड किया है उनका अपन को मैग्नीट्यूड निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो यहाँ पर जो F1 की वैल्यू है वो कैसे निकालोगे तुम, F1 की वैल्यू तुमको पता है किस किस के बीच में। एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो तुमको याद रखनी है कूलम्स लॉ में, कि जो भी एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पर फोर्स लग रहा है उसमें तीसरे चार्ज का कोई रोल नहीं होता। यानी कि जैसे ये जो चार्ज है 4 कूलम, ये 3 कूलम पर फोर्स लगा रहा है, तो तब इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो वो उतना ही लगाएगा जब या तो ये होता या नहीं भी होता, तो ये जो फोर्स इस पे लगाएगा वो बराबर ही लगाएगा। तो यानी कि F1 हम कैसे निकालेंगे, के Q1 कितना है, मान लो 3 और Q2 कितना है 4, इनके बीच की दूरी कितनी है 1 का स्क्वायर। अब F2 कैसे निकालोगे, तो F2 किस किस के बीच में निकाल रहे हो तुम, 2 कूलम और यहाँ पर ये कितना है 3 कूलम के बीच में। तो ये कितना आ जाएगा, के 2 इंटू 3 अपॉन 1 का स्क्वायर। यानी कि ये तुम्हारे पास वैल्यू आ गई, F1 की वैल्यू कितनी आ गई, के 3 इंटू 4 अपॉन 1 का स्क्वायर, F2 कितनी आ गई, के 2 इंटू 3 अपॉन 1 का स्क्वायर। अब जब तुम इन वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास F1 कितना आ जाएगा, F1 यहाँ से निकल के आ जाएगा 12 के, और F2 कितना आ जाएगा तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ पर 6 के। F2 कितना आ जाएगा 6 के आ जाएगा। तो ये जो F1 और F2 की वैल्यू आई है इसको यहाँ पर पुट करोगे। अब यहाँ पर मैं थीटा बता देता हूँ। तो ये तुम्हारे पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा,
60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि जो F1 और F2 के बीच का जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की जगह पे हम कितना पुट कर देंगे 60 डिग्री पुट कर देंगे, तो यहाँ से तुम्हारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। जैसे अभी हमने क्या किया है, अभी हमने यहाँ पर दो जो वेक्टर हैं उनको क्या किया है ऐड किया है, तो इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ चार्ज इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा चार्जेस के बीच में वो क्या होगा वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। अभी हमने वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस किया था, वहां पर हमारे पास 3 चार्ज थे, 3 में से एक के पास फोर्स निकालना था, तो हमने 2 चार्ज की वजह से वहां पर क्या कर दिया था वेक्टर एडिशन कर दिया था। मान लो अगर कहीं पर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 4 चार्ज है हमारे पास, यहाँ पर रखा हुआ है 1 कूलम, यहाँ पर रखा हुआ है 2 कूलम और यहाँ पर रखा हुआ है 3 कूलम, यहाँ पर रखा हुआ है 4 कूलम। अब हमको किस पे निकालना है 4 कूलम पर, अगर हम उनको फोर्स निकालना है तो यहाँ पर 4 कूलम पे कौन कौन लगा रहा होगा 1 कूलम लगा रहा होगा, 2 कूलम और 3 कूलम। जो 1 कूलम के थ्रू इस 4 कूलम पे फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, जिसको हमने मान लिया F1। 2 कूलम की वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, जिसको हम मान लेते हैं F2। और 3 कूलम की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर मान लगेगा, जिसको हम मान लेते हैं F3। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम F1 और F3 को सॉल्व करेंगे, और क्योंकि हमको पता है ये जो कैसा स्क्वायर है, अगर इसको हम स्क्वायर मानते हैं तो इसके जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं 90 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर ये जो एंगल है वो भी कितना बन रहा होगा 90 डिग्री बन रहा होगा, किसके बीच में F1 और F3 के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा 90 डिग्री। तो पहले F1 और F3 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद F2 और जो F नेट है उनके बीच में एंगल देखेंगे कितना आ रहा है, उसके बाद हम उनको भी सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। तो यानी कि मेरा यहाँ पर समझाने का मकसद ये था कि यहाँ पर जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो नेट फोर्स होगा किसी भी चार्ज पर वो क्या होगा वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। ठीक है। तो ये किसमें यूजफुल होता है, यूजफुल कैलकुलेटिंग नेट फोर्स और फील्ड फ्रॉम अ मल्टीपल चार्जेस, यानी कि जो मल्टीपल चार्जेस हैं तो उनकी वजह से फोर्स और फील्ड कैलकुलेट करने में ये काम आता है। कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट इसके टॉपिक पर पहुंचते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं यहाँ पर एक चीज बता देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है। जैसे अभी तुमने क्या देखा कि एक जो चार्ज है वो दूसरे चार्ज पर क्या लगा रहा है फोर्स लगा रहा है, और ये जो फोर्स लग रहा है Q1 Q2 के बीच में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, इसके बीच की दूरी के स्क्वायर के। ठीक है। तो इसके बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो क्या अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स कम होता जाएगा। ठीक है। तो जितना जितना हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स उतना कम होता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी दूरी इतनी कर देंगे तो कि फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि ये जो चार्ज है वो इस चार्ज पर किसी पर्टिकुलर दूरी तक ही फोर्स लगा सकता है, उस दूरी के बाद ये इस पे फोर्स नहीं लगा सकता। तो यानी कि वो एरिया या वो रीजन जहां पर ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर फोर्स लगा सकता है वो इस चार्ज का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर हम क्या करते हैं, मान लो एक टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को कहां पर रखते हैं, इस Q1 के रिस्पेक्ट में रखते हैं। तो इस Q1 के रिस्पेक्ट में ये कहां तक उस पर फोर्स लगा सकता है पर यूनिट दिस चार्ज, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां से हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये अभी हम पॉइंट चार्ज के थ्रू निकाल रहे हैं। किसके थ्रू निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितना आएगी? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। अपॉन में क्या लिखेंगे? टेस्ट चार्ज। और यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज कौन सा है? वो ये वाला है। और इस टेस्ट चार्ज जो होता है उसको काफी स्मॉल लिया जाता है, क्योंकि ये जो अपन देख रहे हैं यहाँ पर Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, अगर ये Q2 बहुत ही ज्यादा चार्ज हुआ तो इस Q1 पे ये क्या करेगा? रिपल्सन फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर QE जो Q1 है वो बचेगा नहीं। तो इसलिए हम ये जो Q2 लेते हैं वो काफी स्मॉल लेते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लगा देते हैं लिमिट Q टेंस टू 0। क्या लगा देते हैं? लिमिट Q टेंस टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो कितना आ जाता है? KQ1/R² आ जाता है। कितना आ जाता है? KQ1/R² आ जाता है। और दूसरा इसका फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स अपॉन चार्ज। कितना होता है? फोर्स अपॉन चार्ज के बराबर भी होता है। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट के बारे में। तो इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। चार्ज की यूनिट कूलम। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम हो जाएगी। क्लियर है? तो अब इसके बाद हम बात करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसके फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में होती है, जो कि पॉजिटिव चार्ज से तो बाहर की तरफ निकलती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ इनवर्ट्स होती है। क्लियर है? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से तो बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज पर अंदर की तरफ होती है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि जहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो अगर हमको इनकी डायरेक्शन पता करनी है तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हुई, कैसी हुई? ऐसी हुई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन पता करनी है तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे? एक टेंजेंट डालेंगे। क्या डालेंगे? एक टेंजेंट डालेंगे। वो टेंजेंट क्या बताएगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होगा? इस पॉइंट पर दो टेंजेंट आएंगे, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। तो दो टेंजेंट का मतलब क्या है? इधर दो डायरेक्शन आ रही है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। और एक प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज में इंटर करती है। क्लियर है? दूसरा क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करती। क्लोज्ड लूप फॉर्म क्यों नहीं करती? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो यहाँ पर ये मैंने बता दिया। उसके बाद ये जो डेंसिटी ऑफ लाइंस होती है वो स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा घनी हो जाती है, क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा घनी हो जाती है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? कूलम्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस करे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।